नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई यूपी से। वहां प्रचार से लौट रहे असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हापुड़ में फायरिंग हो गई। यह दावा खुद ओवैसी ने किया कि उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर गोलियां दागी गईं। हालांकि कुछ ही देर में दूसरी गाड़ी में सवार होकर वो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए और एक आरोपी को धर दबोचने का दावा किया गया। हालांकि पुलिस ने बताया कि एक हमलावर भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। न्यूज़ 18 पर ओवैसी ने खुद पूरी घटना का ब्यौरा सुनाया। असदुद्दीन ओवैसी साहब के काफिले पर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। मेरे साथ बात करने के लिए खुद वो मौजूद हैं। सर, पूरा घटनाक्रम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से पूरी फायरिंग हुई है आपकी गाड़ी पर? देखिए, जब टोल गेट पे हमारी गाड़ी पहुंची तो टोल गेट के करीब तो सब गाड़ी स्लो हो जाती है, तो उन्होंने परफेक्ट स्पॉट चूज किया। उनको माल रखी कर रहे थे, उनको मालूम था कि हम किठौर से इस टोल गेट से जाएंगे और 10 फीट के फासले पर वो वीडियो एविडेंस होगा उस पर टोल गेट में, देख लीजिए आप जी, मंगाइए आप लोग मीडिया से जी। और फायरिंग हम पे की। हमारे साथ जो यामीन खान थे, वो सामने हाजी साहब गाड़ी थी, उसको थोड़ा 2-3 बार मारे ताकि गाड़ी जल्दी आगे बढ़े। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, हम निकले, हमारा टायर पंक्चर हुआ। खैर वहाँ से पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थी जिसमें माजिद हुसैन एक्स मेयर थे, उनकी गाड़ी ने वो एक शूटर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके पैर पर वो गिरा। दूसरा वाइट जैकेट में था, उसने और गोलियां चलाई, तो इन लोग मेरे पीछे गाड़ी आए। हम फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, फिर हाजी साहब गाड़ी में बैठ के निकल गए क्योंकि टायर पंक्चर हो गया था। मकसद क्या, दिल्ली आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद हम एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम उस स्पॉट पर एक हथियार मिला है और एक अटैकर को भी वो लोग एप्रीहेंड किए हैं। और सचिन नाम का सर? हाँ, सचिन नाम है उसका जी। उसका अभी तक जो बता रहे हैं जो एप्रीहेंड हुआ। हाँ, तो अब उसको बताइए, पूछिए उनको। जो बीजेपी के मिनिस्टर कह रहे हैं और एक टीवी चैनल के कह रहे हैं कि हमारे बोलने से होता है। कौन है ये लोग? सर, जिस वक्त यूपी चुनाव हैं, काफी माहौल गरमाया हुआ है, आपकी गाड़ी पर हमला किस ओर इशारा करता है? आपको क्या किसी पे शक हुआ है कुछ? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन है। ये तो सरकार का, प्रधानमंत्री का और उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो पहचाने कौन है, जाने कौन है, किसने किया ये उनका काम है। वो पहचाने कौन है, पकड़े उनको, क्योंकि उनको पूरा रेकी किया, प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की। और जाहिर है कई दिन से प्लानिंग कर रहे होंगे। इतने इनके पास गोलियों के राउंड कहाँ से आए? फायरिंग पे फायरिंग कर रहे हैं, तो इनको पकड़ा जाए। जब एक पकड़ा गया, पुलिस निकाले उसको, पूरी तहकीकात करे और उसके बाद जस्टिस करें, रूल ऑफ लॉ। देखिए, ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के संविधान से नफरत करते हैं। ये वो लोग हैं जो माइनॉरिटीज, दलित और उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो भारत की आइडियोलॉजी को, भारत की इस प्लुरलिज्म को खत्म करना चाहते हैं। तो ये सब उनकी तरफ से किया। हमले से पहले क्या आपको कोई धमकियां मिली और क्या पार्लियामेंट में आप इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से क्या मांग, मौजूदा सरकार से क्या मांगे आप? हमको मीडिया के लोगों ने बताया कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ उसमें हमारे ताल्लुक से 71 बातें की गई। क्या योगी सरकार को नहीं मालूम था कि धर्म संसद प्रयागराज में हो रहा है? हर आदमी हमको गाली दे रहा है, हमारी जान लेने की बात कर रहा है। कौन है ये लोग? क्यों सरकार नहीं उसको उठाती? क्या डिमांड है सरकार से? आप सिक्योरिटी लेंगे? क्या डिमांड आपकी मौजूद है? हमारी सिक्योरिटी छोड़िए। जब अल्लाह ने हमको दुनिया में पैदा किया तो हमारे मौत का वक्त अल्लाह लिख दिया और हम मौत से नहीं डरते। आज नहीं कल सबको जाना है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो सरकारें हैं, क्या वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे या आंख बंद कर लेंगे? ये इनके लिए चैलेंज है। ओवैसी और उधर जावेद मंसूरी वहीं मौजूद हैं। जावेद, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ है और वो गाड़ी अभी छजारसी टोल पर मौजूद है। और देखिए, अगर हम आपको दिखाएं गोलियों के निशान, तो यहाँ ये 3 गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3। इसी गाड़ी में आगे सवार थे। आपको बता दें कि मेरठ की 2 विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क अभियान को अंजाम देकर वो लौट रहे थे। छजारसी पर जैसे ही पहुंचे हैं, गोलियां उन पर चली हैं। पुलिस के मुताबिक एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। जिस वेपन से गोली चली है उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो और पुख्ता जानकारी साझा कर पाएंगे। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। जी,
और इन सब के बीच छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में लाल रंग और सफेद रंग की जैकेट पहने दो हमलावर पिस्तौल से ओवैसी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखाई दिए। देखने में ऐसा लगा जैसे दोनों हमलावर पहले से तैयार थे और ओवैसी की गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच जैसे ही उनकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची, उन दोनों हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। वो दोनों दौड़ते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाते हुए दिखाई दिए। इस बीच जान बचाने के लिए ओवैसी के काफिले में शामिल एक कार के ड्राइवर ने लाल रंग की जैकेट पहने हमलावर पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, जिसमें वो बच गया, जबकि दूसरा हमलावर पीछे से उनकी कार पर पिस्तौल से गोली दागता रहा। बाद में दोनों हमलावर वहां से फरार हो गए। चुनाव प्रचार करने के बाद ओवैसी दिल्ली लौट रहे थे। उस वक्त रास्ते में छिजारसी टोल प्लाजा आया जहां यह घटना हुई। पुलिस दावा कर रही है कि गोली चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि गिरफ्तार युवक वही है जो वीडियो में पिस्तौल लहराता दिख रहा है, जो अभी तस्वीरों में आपको पिस्तौल लहराता दिख रहा है। माना जा रहा है कि जो गिरफ्तार किया गया है वो यही शख्स है। पुलिस ये भी कह रही है कि एक और उसका साथी वो भाग निकलने में कामयाब रहा। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये छिजारसी टोल प्लाजा का ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो में लाल रंग और सफेद रंग की जैकेट पहने दो हमलावर पिस्तौल से ओवैसी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे दोनों हमलावर पहले से तैयार थे, ओवैसी की गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची, दोनों हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों दौड़ते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाते दिखाई दिए। जान बचाने के लिए ओवैसी के काफिले में शामिल एक कार के ड्राइवर ने लाल रंग के जैकेट पहने हमलावर पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, जिसमें वो बच गया, जबकि दूसरा हमलावर पीछे से उनकी कार पर पिस्तौल से गोली दागता रहा। बाद में दोनों वहां से फरार हो गए। चुनाव प्रचार करने के बाद ओवैसी दिल्ली लौट रहे थे। उस वक्त रास्ते में छिजारसी टोल प्लाजा आया जहां यह घटना हुई। पुलिस दावा कर रही है कि गोली चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि गिरफ्तार युवक वही है जो वीडियो में पिस्तौल लहराता हुआ यहां दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब ओवैसी मेरठ में अपना चुनावी कार्यक्रम खत्म करने के बाद कार से दिल्ली लौट रहे थे। और पुलिस ने बताया कि जैसे ही उनकी गाड़ी पिलखुआ इलाके में छिजारसी टोल प्लाजा के पास पहुंची, कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना के बाद तो वहां हड़कंप मच गया। यहीं पर ही उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आपको दिखाएं कि अर्धसैनिक बल भी यहां मौके पर पहुंचे हैं। इस हमले के बाद ओवैसी ने ट्विटर पर गाड़ी की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनकी कार पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि गोली लगने से उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया था, जिसके बाद वो दूसरी कार में बैठकर वहां से निकल गए। 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही वहां फौरन पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंच गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई और थोड़ी ही देर में वहां अर्धसैनिक बल के जवानों को भी बुला लिया गया। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। इसी बीच पुलिस ने इस घटना में शामिल एक हमलावर को धर दबोचने का दावा किया। एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। एआईएमआईएम के समर्थकों ने यह दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 6 से 7 गोलियां चलाई गई थी। उनकी गाड़ी में शीशा वगैरह और जगह जगह गोली लगी हुई है। 6-7 राउंड गोली चली है उनके ऊपर। पुलिस केस दर्ज कर इस मामले की जांच में जुटी है और घटना में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। ओवैसी ने यह दावा किया कि उनकी कार पर हमला करने में 2 लोग शामिल थे जिन्होंने पहले से ही हमला करने की योजना बना रखी थी। 2 लोग थे। रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। वहीं इस घटना के बाद यूपी पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई कि छिजारसी टोल प्लाजा पर हुए हमले में ओवैसी सुरक्षित हैं और घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने स्वयं ट्वीट करके ये सूचना दी कि उनके काफिले पे हमला हुआ है और ये हमला हापुड़ स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुआ है और वो महफूज हैं।
सौ बात की एक बात यह कि इस घटना के बाद दिल्ली पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग से घटना की जांच कराने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने इस मामले में लोकसभा स्पीकर से भी मिलने की बात कही। वहीं पुलिस ने इस घटना में शामिल एक हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है, यह पुलिस ने बताया। ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से, वहां की सेना के 100 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की खबर है। बड़ा युद्ध चल रहा है बलूचिस्तान में, इंटरनल युद्ध चल रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सेना पर हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान की सेना पर बलोच विद्रोहियों ने ही हमला कर दिया है और यह दावा किया है कि सेना के 2 कैंप उनके कब्जे में आ चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान की फौज के जवानों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा सेना के एक बड़े अफसर की भी मौत की खबर आ रही है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर। यतेंद्र, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, बिल्कुल बलूचिस्तान में काफी लंबे समय से पाकिस्तान से आजाद होने की मांग चल रही है और आज बड़ी खबर आ रही है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर जबरदस्त हमला किया है। और ये हमला बलोच लिबरेशन आर्मी ने 2 मोर्चों पर किया, जिससे पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका नहीं मिला है। और खबर आ रही है कि इसमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं, जिसमें एक आईजी भी शामिल। अगर इस हिस्से की मैं बात करूं तो इस हिस्से में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जी यतेंद्र, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, ऐसी जंग जिसने पहले ही दिन पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान की सेना को अपने ही देश में जंग लड़नी पड़ रही है। जंग तब शुरू हुई जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के कैंपों पर बहुत बड़ा हमला हुआ। एक ऐसा हमला जिसकी जरा सी भी खबर पाकिस्तान दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहता। वहां एक ऐसी जंग चल रही है जिससे जुड़ी हर जानकारी को इमरान खान दबाना चाहते हैं, इसीलिए वहां के मीडिया में इस खबर को दिखाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी फौज के कैंपों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। यह हमला पंजगुर और नुश्की नाम की 2 जगहों पर हुआ बलूचिस्तान में। इन दोनों जगहों पर पाकिस्तान की फौज के कैंप हैं। पता चला है इन दोनों कैंपों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो चुका है। यह जानकारी एक प्रेस रिलीज के जारी कर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दी। यह एक ऐसा संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए दशकों से जंग लड़ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सरकार इस संगठन को आतंकी संगठन कहती है। पाकिस्तान ने BLA को एक अलगाववादी संगठन बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। BLA ने दावा किया है कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम इन दोनों कैंपों पर, मतलब पंजगुर और नुश्की, इन दोनों कैंपों पर उसका कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान की सेना के 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक बड़े अफसर की भी मौत की खबर है। पाकिस्तान की सेना ने जो बैकअप फोर्स लड़ने के लिए भेजी वो भी कैंप में दाखिल नहीं हो पा रही है, जबकि जंग लगातार जारी है। पता चला है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आत्मघाती हमलावरों ने कुछ गाड़ियों को बारूद से भरा, दोनों कैंपों के पास उन गाड़ियों के जरिए बड़ा धमाका किया। इसके बाद दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में पाकिस्तान की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस अचानक हुए हमले में पाकिस्तानी फौज को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसके 100 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई, जबकि दोनों चौकियों से कब्जा भी चला गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान इस खबर को दबाने में लगा है। वहां के न्यूज चैनलों पर इस हमले का जिक्र तक नहीं है। यहां तक कि वहां की सेना की एजेंसी ISPR, मतलब इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ने हमले की बात तो मानी, लेकिन यह नहीं माना कि नुकसान इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में अशांति की खबर दबाने में क्यों लगा है। इसकी जड़ में है चीन, क्योंकि बलूचिस्तान में अशांति का मतलब ही है चीन की दुखती रग पर हाथ रखना, क्योंकि बलूचिस्तान में ही खत्म होता है लाखों करोड़ डॉलर से बन रहा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट है, जिसे चीन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मान रहा है, और ग्वादर तक चीन एक लंबा हाईवे बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा है। इसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीन के 3 इंजीनियर 2004 में एक हमले में मारे गए थे। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें चीन के नागरिकों और अधिकारियों के मारे जाने की खबरें आईं। अब नौबत यह है कि अगर चीन को यह समझ में आ गया कि पाकिस्तान उसे बलूचिस्तान में सुरक्षा नहीं दे सकता, पाकिस्तान की खुद की सेना सुरक्षित नहीं है, तो पाकिस्तान को चीन से भीख मिलनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि चीन की नजर बहुत पहले से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर और खासतौर पर ग्वादर पोर्ट पर है, जो चीन के लिए रणनीतिक रूप से भी और व्यापार के नजरिए से भी बेहद अहम साबित हो सकता है। उससे भी बड़ी बात यह कि यह घटना इमरान खान के चीन दौरे से ठीक पहले हुई। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी होनी है।
लेकिन जितना अहम बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान या चीन के लिए है, पाकिस्तान ने हमेशा उसकी उतनी ही अनदेखी की है। बलूचिस्तान का अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है। वहां के लोग यानी बलोच आबादी खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती और इसीलिए दशकों से पाकिस्तान के खिलाफ बलोच समुदाय आजादी की जंग लड़ रहा है। मतलब यह कि दुनिया भर में कश्मीर का रोना रोने वाला पाकिस्तान बलोच समुदाय पर दशकों से जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है बलूचिस्तान। बलोच लोगों की बड़ी संख्या के कारण इसका नाम बलूचिस्तान कहा जाता है। वहां बलोच समुदाय ज्यादा रहता है, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान से लगती हैं। दक्षिण में अरब सागर है, पूर्व में सिंध और पंजाब है, एक ऐसा प्रांत जिससे दो मुल्कों की सीमाएं लगती हैं, समुद्र की सीमा जुड़ती है। इसके अलावा पंजाब और सिंध जैसे अहम इलाके भी जुड़ते हैं। सुरक्षा और कारोबार दोनों नजरिए से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। यह समझना मुश्किल नहीं है। जमीन के आकार के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान अकेला ही पाकिस्तान का 44% हिस्सा रखता है, करीब आधा। लेकिन आबादी के लिहाज से काफी छोटा है। पाकिस्तान की 44% जमीन वाले इस प्रांत में केवल 7% आबादी है। हालांकि बलूचिस्तान की पहचान कुछ और भी है। पाकिस्तान के इसी प्रांत को कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सोना और तांबे के भंडार के लिए भी जाना जाता है। लेकिन प्रकृति का इतना बड़ा खजाना यहां होने के बाद भी पाकिस्तान के जुल्म बलोच लोगों पर कभी कम नहीं हुए। इसीलिए दुनिया के अलग अलग कोनों में बलोच संगठन पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सौबात की एक बात यह कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले से जुड़ी हर जानकारी को पूरी तरह छिपाने की कोशिश की और रणनीति के तहत वहां का टेलीकम्युनिकेशंस का नेटवर्क भी ठप कर दिया ताकि वहां की कोई तस्वीर और वीडियो भी दुनिया के सामने ना आ पाए। लेकिन बीएलए ने ही सारी जानकारियां दुनिया को बताकर पाकिस्तान की पोल खोल दी। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब और भगवा गमछे पर घमासान और तेज हो गया। एक दिन पहले वहां के एक कॉलेज में इस मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले को शांत करने की कोशिश की थी। लेकिन इस घटना के अगले ही दिन उडुपी के कुछ दूसरे कॉलेजों में भी इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हंगामा तब शुरू हुआ जब एक कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची कुछ छात्राओं को अंदर जाने से रोका गया, जिस पर भड़की छात्राओं ने कॉलेज कर्मचारियों से काफी देर तक बहस की। इस बीच उसी कॉलेज में कुछ छात्र गले में भगवा गमछा डालकर पहुंच गए। हालांकि उन्हें भी बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस विवाद के जल्द खत्म होने का भरोसा दिया। We did not wanted the education institution to become the warfield of two community. राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। सौबात की एक बात है कि राज्य सरकार और कॉलेज प्रशासन के दखल के बावजूद इस मुद्दे पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं उडुपी में कुछ हिंदू संगठन अपने रुख पर कायम हैं कि जब तक छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी तब तक छात्र भी भगवा गमछा पहनकर पढ़ने आएंगे। निजी सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण पर हरियाणा सरकार को झटका लगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हरियाणा के निजी दफ्तरों में 75% नौकरियां राज्य के ही लोगों को देने का नियम बनाया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना नया गाना जारी कर दिया। इस गाने को एक विज्ञापन के अंदाज में पेश किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में एक रोड शो किया और वहां विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार किया। बीसीसीआई ने बताया कि मई में महिलाओं के आईपीएल यानी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर यूपी में सियासी गर्मी और बढ़ गई, क्योंकि इस बयान पर मचे घमासान में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान को अपने नए गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से जोड़ दिया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने जो गर्मी पैदा की है, इससे इन सबको परेशानी हो रही है। असल में कुछ दिन पहले यूपी के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। जिस पर बुलंदशहर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर पलटवार किया। वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। एक दिन पहले आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी गर्मी वाले बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। सौबात की एक बात यह कि योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर फिलहाल यूपी में सियासी गर्मी कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की मांग कर डाली।
ब्रेकिंग न्यूज है, गलवान हिंसा से जुड़ी दुनिया के सामने चीन का झूठ आ गया। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने दावा किया कि 2020 में हुई गलवान हिंसा में चीन के 38 सैनिक मारे गए थे, जबकि चीन ने कभी भी यह बात मानी ही नहीं। उल्टा वो दुनिया से झूठ बोलता रहा, कहता रहा कि गलवान में चीन के 4 सैनिक मारे गए थे। यहां तक कि उसने 38 सैनिकों के मारे जाने की खबर को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने करीब 1.5 साल की रिसर्च के बाद चीन की चाल को दुनिया के सामने रख दिया और बता दिया कि गलवान में उसके 38 सैनिकों की मौत हुई थी और रात के अंधेरे में नदी में बह गए थे। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर। आनंद, और क्या पता चल रहा है? और जी किशोर, चीन का झूठ एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ गया है और इस बार इस झूठ का पर्दाफाश किया है ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने, जिसने दावा किया है कि गलवान हिंसा के दौरान चीन के 38 सैनिकों की मौत जो है वो पानी में डूबने से हुई थी, जबकि चीन ने दावा किया था कि उसके केवल 4 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और उन्हें मेडल देने की भी घोषणा चीन ने की थी। लेकिन भारत के पराक्रम के आगे चीन को झुकना पड़ा था। बता दें कि गलवान हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद भी हुए थे। शुक्रिया आनंद। गलवान में सैनिकों की मौत पर बोले गए चीन के झूठ का पर्दाफाश हो गया। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने दावा किया कि जून 2020 में गलवान में हुई झड़प में चीन के 38 सैनिक मारे गए थे और उसे जबरदस्त नुकसान हुआ था, जबकि चीन अपने ही देश के सैनिकों को दुनिया के सामने शहीद मानने से इनकार करता रहा है। उसने दुनिया से कहा था कि जून 2020 में गलवान में उसके केवल 4 सैनिक मारे गए थे, जिन्हें उसने मेडल देने का ऐलान करके झूठी वाहवाही बटोरने की कोशिश की थी। लेकिन अब उसके चेहरे से यह नकाब उतर गया है और यह नकाब उतारा है ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने, जिसने दावा किया कि गलवान हिंसा पर चीन ने झूठ बोला था, क्योंकि उस झड़प में चीन के 4 नहीं बल्कि 38 सैनिक मारे गए थे, जिनमें कई रात में ही गलवान नदी की तेज धार में बह गए थे और जो बच गए थे उन्हें भारत के सैनिकों के बुलंद हौसलों की वजह से दुम दबाकर भागना पड़ा था। उधर से गोली तो इधर से गोला, उधर से गोला तो इधर से बम, उधर से बम तो इधर से परमाणु बम भी तैयार है। ऐसी हरकत की तो अब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो नहीं लगेगा। जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीन ने बहुत कोशिश की कि वो गलवान हिंसा का सच छुपाए और दुनिया को धोखे में रखे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और दुनिया के सामने उसकी पोल खुल गई। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने गलवान डिकोडेड नाम से जो आर्टिकल छापा, उसमें उसने दावा किया कि चीन अब तक अपनी सेना के नुकसान को छिपाता रहा है, क्योंकि जून 2020 में जब झड़प हुई थी तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के कई सिपाही झड़प वाली रात को ही गलवान नदी की तेज धार में बह गए थे। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन ने गलवान का सच छिपाने के लिए 2 अलग अलग घटनाओं को जोड़कर पेश किया और झड़प में मारे गए अपने देश के सैनिकों की सही संख्या कभी नहीं बताई। उसने केवल 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली और उन्हें मेडल देने का ऐलान किया। यही नहीं, चीन ने सच को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी और अपने देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने सैनिकों की मौत से जुड़ी हर खबर हटवा दी थी, जिनमें चीन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो भी शामिल है, जिसने गलवान हिंसा वाली रात को चीन के 38 सैनिकों के नदी में बहने का दावा किया था। लेकिन चीन के अधिकारियों ने वीबो पर डाली गई पोस्ट हटवा दी थी, जिसका मतलब साफ है कि चीन नहीं चाहता था कि दुनिया यह जाने कि भारत के जवानों के आगे उसके सैनिक पानी मांगने लगे थे और भाग खड़े हुए थे। गलवान डिकोडेड नाम के आर्टिकल में तो यह दावा भी किया गया कि चीन ने यह तक नहीं बताया कि उसे इस झड़प में कितना नुकसान हुआ और दुनिया को मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा। वहां की मीडिया तक ने इस खबर की रिपोर्टिंग नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने दावा किया कि चीन से मिले डिजिटल आर्काइव्स अलग ही कहानी बयां करते हैं और उनसे पता चलता है कि चीन ने जो आंकड़े दिए वो सही नहीं थे, जबकि भारत ने सही आंकड़े सामने रखे थे और अपने 20 शहीदों को पूरा सम्मान दिया था। पिछले साल अमेरिका के एक अखबार ने भी ऐसा ही दावा किया था और छापा था कि गलवान हिंसा में चीन के 60 सैनिक मारे गए थे। लेकिन चीन झूठ बोलता रहा और दुनिया भर में उसकी थू-थू होती रही। इस नए दावे के बाद वो दूसरे देशों को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचा, क्योंकि उसने अपने देश के सैनिकों के सम्मान की ही फिक्र नहीं की। 2020 में गलवान में जो झड़प हुई थी, उसमें 4 दशक में पहली बार भारत और चीन के सैनिक आक्रामक अंदाज में आमने सामने आए थे। दावा किया जाता है कि 15 जून की झड़प तब शुरू हुई थी जब भारत के सैनिक गलवान नदी के एक सिरे पर यानी भारत के हिस्से में एक अस्थायी पुल बना रहे थे, जिसका मकसद था चीन की गतिविधियों पर नजर रखना, क्योंकि अप्रैल 2020 के बाद से चीन लगातार भारत के साथ हुए समझौते की अनदेखी कर रहा था और बफर जोन में पेट्रोलिंग और अवैध निर्माण कर रहा था।
जिसके बाद कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने गलवान नदी पर पुल बनाना शुरू कर दिया था ताकि वो नजर रख सकें कि चीन उनकी सीमा में घुसपैठ तो नहीं कर रहा। लेकिन चीन को यह बात हजम नहीं हुई और 6 जून को उसके करीब 80 सैनिक पुल को तोड़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद भारत के 100 जवान आगे बढ़े। लेकिन उसी दिन दोनों देशों के सैनिकों के बीच समझौता हो गया कि दोनों सेनाएं बफर जोन से वापस जाएंगी। लेकिन चीन बाज नहीं आया, उसने फिर से अपनी गंदी चाल चली और 15 जून को जब संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिक चीन की गतिविधियों को देखने के लिए आए तो उन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि झड़प में खुद को कमजोर होता देख चीन की सेना पीछे हटने लगी और उन्होंने रात के अंधेरे में ही नदी में उतरकर उसे पार करने का फैसला किया। लेकिन नदी का बहाव तेज हो गया और चीन के कई सैनिक बह गए। लेकिन चीन ने कभी भी यह बात नहीं मानी कि हिंसा की रात उसके कई जवानों की मौत हो गई थी और केवल 4 जवानों की मौत की बात कबूली। सौ बात की एक बात यह कि चीन ने गलवान में जिन 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी उनमें जूनियर सार्जेंट वांग जोरान भी शामिल थे और चीन ने कहा था कि केवल उनकी मौत डूबने से हुई थी और बाकी के 3 सैनिक झड़प में मारे गए थे। लेकिन अब उसका झूठ खुल गया है और दावा किया गया कि एक नहीं बल्कि उसके कई सैनिकों की मौत डूबने से हुई थी। पंजाब की अमृतसर पूर्व सीट से अकाली दल के उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया ने इमरान खान के बहाने सिद्धू पर हमला किया। इस सीट से मजीठिया का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू से, जो अमृतसर पूर्व सीट से विधायक भी हैं। इसीलिए प्रचार के लिए वहां पहुंचे बिक्रम सिंह मजीठिया ने सिद्धू को निशाने पर लिया और इमरान खान के बहाने उन्हें घेरने की कोशिश की। चाहे कोई शहीद ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ और ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मजीठिया के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई और उसने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को देशभक्ति मजीठिया सिखाएंगे? इसके साथ ही कांग्रेस ने दावा किया कि अमृतसर पूर्व सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू की ही जीत होगी। सौ बात की एक बात है कि पंजाब की मजीठिया विधानसभा सीट से बिक्रम सिंह मजीठिया 3 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें चुनौती दी तो वो मजीठा सीट अपनी पत्नी के लिए छोड़कर अमृतसर पूर्व से दाव आजमाने मैदान में उतर गए। अमित शाह ने बुलंदशहर की एक चुनावी सभा में जयंत चौधरी को आगाह किया कि अखिलेश यादव से गठबंधन का उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? यूपी के सहारनपुर में एक और अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई। यूपी चुनाव से पहले पुलिस ने सहारनपुर में एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। बताया गया कि वहां एक हफ्ते में यह 4थी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मौजूद जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराया गया। 2 दिन पहले 8 दशक पुराने इस टावर को तिरंगे का रंग चढ़ा दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर यह टावर होने की वजह से पिछले दिनों इस पर काफी विवाद हुआ था। पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी दलजीत सिंह बल को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो नेपाल भागने की फिराक में थे। मुंबई में कई ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने परिवहन मंत्री अनिल परब से मुलाकात की और जुर्माने समेत अपनी कई समस्याएं बताईं।